जीके फैक्ट्स करंट में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए आज से जो है आप लोगों के लिए दो नई क्लासेस स्टार्ट हो रही है। याद रखिएगा कि आज से जो है 1 अगस्त है और 1 अगस्त से आपके लिए दो नई क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, वैसे तो पूरे दिन में आपको करीबन 3 से 4 क्लासेस जो है हम लोग डेली कराते हैं, 3 से 4 क्लासेस कराते हैं। अब इसमें आप 2 क्लासेसों को और ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और जो ये 2 क्लासेस है ये आपकी कौन सी होंगी, एक आपकी हिस्ट्री चलेगी, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपकी चलेगी ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एक जो है हिस्ट्री की क्लास होगी डेली और एक होगी ज्योग्राफी की। अब बात करेंगे सर क्लास कब आएगी, कितने बजे आएगी, तो इसमें से जो आपको हिस्ट्री वाली क्लास है ये तो आपको डेली 10 बजे मिल जाएगी। ठीक है, एक तो ये याद रखिएगा। दूसरा जो ज्योग्राफी है ये आपको डेली 5 बजे मिलेगी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये कंटिन्यू रहेगी, जैसे आपको करंट अफेयर, वोकैबुलरी, वन वर्ड, ये सारी कंटिन्यू मिलती है ना, और 2 बजे वाला टॉपिक करंट का टॉपिक जो होता है वो, तो उसी तरीके से आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी मिलेगी। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है इसमें हम लोग क्या करेंगे, मतलब कौन सी हिस्ट्री समझने वाले हैं, कौन से लेवल तक की समझेंगे उसको। ठीक है, लेवल की अगर बात करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर देख भी लिया होगा कि क्लास 6 की जो आपकी हिस्ट्री की बुक है, ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं तो यही बोलूंगा कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, जो भी आपका एग्जाम है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप उसके अंदर यूपीएससी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी लेवल हो, बैंकिंग का लेवल हो, ठीक है, कोई सा भी लेवल आप कर रहे हो, वो सभी के लिए जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री जो है कहां से पूछी जाएगी, क्या पूछेगी, कोई नहीं बता सकता। इसी तरीके के ज्योग्राफी का भी है। तो क्लास 6 का जो बेसिक है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि अगर आप एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बोलते हैं कि एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट बचती है, एनसीईआरटी करो। तो आपके लिए क्लास 6 की जो है सबसे पहला अध्याय आज हम करेंगे कि क्या, कब, कहां और कैसे, इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल है, बिल्कुल जीरो लेवल जिसको बोलते हैं ना वो। और अगर कोई क्लास 6 का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ये जो है इंपॉर्टेंट बनता ही है। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, उस सबको कोई भी नोट्स नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं नोट्स नहीं है। क्यों नोट्स नहीं है, क्योंकि अगर आप 6 क्लास के बच्चे हैं तो आपको तो किताब पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इन चीज की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए इस क्लास की नोट्स होना तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको 2-3 बार भी इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो वैसे ही आपको समझ आने वाला है। ठीक है, तो मैंने टॉपिक आपके लिए लिखे हुए हैं, टोटल 6 टॉपिक है इस पहले चैप्टर का, जो है पहला चैप्टर क्या, कब, कहां और कैसे, इसमें टोटल 6 टॉपिक है। उन 6 टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं कि ये टॉपिक आखिर में क्या कहते हैं और किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी ये मत समझिएगा कि इसमें से एग्जाम में आने वाला है, ये आने वाला है, ना तो आप बता सकते हो ना हम बता सकते हैं कि कहां से जो है एग्जामिनर आपको आपके सामने क्वेश्चन लाके खड़ा कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में इस चैप्टर के अंदर दिया क्या है, कि क्या, कब, कहां जो है ये चैप्टर में क्या कहा गया है। देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है ना वो यही है कि कैसे पता लगाएं। अब इसका तात्पर्य क्या है कि कैसे पता लगाएं का मतलब क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि क्या, कब, कहां और कैसे से ये चैप्टर आखिर में पूरा इसका जो परिचय है वो क्या है। देखिए इस चैप्टर के अंदर यही सीखने को मिलता है कि जो मानव सभ्यता थी, यानी कि जो मनुष्य का जीवन स्टार्ट हुआ वो कैसे स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, कहां पर सबसे पहले पाया गया, चीजों का खाने का जो था, मतलब जैसे आज हम लोग खाते हैं, क्या स्टार्टिंग से ही ऐसा चलता हुआ आ रहा है, स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने खाना पीना शुरू कर दिया था, उगाना शुरू कर दिया था, या फिर क्या खाता था, मतलब जैसे आज हम लोग अनाज खाते हैं, चावल, दूध, दाल, जो भी होता है वो सब चीजें, तो क्या पहले भी ऐसे था या फिर पत्ते वत्ते खा के हम गुजारा करते थे, तो वो इसके बारे में बताया गया है। दूसरा ये है कि लोगों ने विकास कैसे हुआ लोगों का। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि चावल है, चाय है, ठीक है, सबसे प्रिय चाय की अगर बात करेंगे कि चाय है, ठीक है, तो चाय है कहां से, आई कहां से, इसका आविष्कार हुआ कहां से, कौन से लोग आए जिन्होंने भारत में आके ये बता दिया कि चाय भी पी जा सकती है, या पहले की बात करें तो इसका दवाई की तरह इसको यूज करा जा सकता था। तो ये सब आखिर में कैसे हुआ है इसके बारे में यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, उसी में जो प्रथम पॉइंट है वो यही है कि कैसे पता लगाए। ठीक है, कैसे पता लगाए। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये बताइए कि 2019 और 20 में क्या हुआ था, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि बताओ 2019 और 20 में क्या हुआ था, तो आप में से सभी लोग बता देंगे कि सर कोविड फैला था। समझ लो क्या कहोगे कि भाई कोविड फैला था, इस समय कोविड अपनी चरम सीमा पर था, ये कह दोगे ना, क्योंकि आप लोगों को पता है। अभी मैंने आपसे पूछा 2019 में क्या हुआ, आप बोलोगे कोविड फैला था। मैं आपसे पूछूं 2007 में क्या हुआ था, आप में से ज्यादातर लोग बता देंगे इंटरनेट आया था। क्या आया था, नेट आया था। ठीक है, आप बोल देंगे कि सर नेट आया था, नेट जो है स्टार्टिंग हो गई थी 2007 से। ठीक है ना, इस तरीके से आप बोल दोगे। ठीक है, तो ये सब आप कैसे बता रहे हो,
आजकल हमारे पास क्या है, इंटरनेट है, हमारे पास गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम में सब कुछ है, जहां से हम किसी भी चीज के बारे में पता लगा सकते हैं। अब जैसे 2019-20 की बात करेंगे, कोविड फैला था, आप इस समय उपस्थित होंगे, आपको पता है सब सर कोविड फैला था, भारत के अंदर भारत को पूरे विश्व में महामारी फैली थी, भारत में मौत का आंकड़ा बढ़ गया था, पूरा एक निबंध सुना सकते हो मेरे को इसके ऊपर, ठीक है ना। अगर मैं वही चीज आपसे पूछूं कि बताओ 5000 साल पहले क्या हुआ था भाई, तो कौन बताएगा, किसी को नहीं पता। आप क्या करोगे, किताबें खोल के देखोगे, ठीक है। अगर मैं पूछूं आज से करीबन 1000-2000 साल पहले क्या हुआ था, नहीं पता, क्या करोगे, किताबें खोलकर देखोगे, इंटरनेट सर्च करोगे, मतलब आपके पास साधन है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर 5000 साल पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में पता कैसे चला, मतलब जब इंटरनेट नहीं था तो लोगों ने कैसे पता लगाया, तो उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है कि कैसे पता लगाया में यही चीज आ जाती है कि आज हम किसी भी माध्यम से पता लगा सकते हैं, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो, टेलीफोन हो, मोबाइल हो, इंटरनेट हो, इन सबसे हम लोग पता लगा सकते हैं। लेकिन उस समय के लोग कैसे पता लगाते होंगे उसके बारे में यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। तो कैसे पता लगाया, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे पता लगाएगा, मतलब यही होता है कि आज की अगर बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे जो है उदाहरण है, बहुत सारी चीजें है, बहुत सारा इंटरनेट है, सब कुछ है, डिजिटल है हम लोग, है ना। लेकिन उस समय के लोगों को अगर पता लगाना था तो उनको खोज करनी पड़ती थी, उनको कहीं पर मान लीजिए जैसे कहते हैं ना कि पत्थर के अवशेष मिल गए तो उससे पता लगाया कि हाँ ये पत्थर उस जमाने का होगा, इस तरीके से एक अनुमान लगाया जाता था, ठीक है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आता है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अब क्या आता है कि अतीत के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं और क्या नहीं जान सकते, इसको समझते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, ठीक है। तो अतीत की अगर बात करेंगे कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, इससे क्या मतलब है, तो देखिए अतीत मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं आज के लोग, ठीक है, आज के लोग हम लोग क्या करते हैं, है ना, मतलब अपना पूरा जीवन कैसे निकाल रहे हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, किन चीजों को हम लोग खाते हैं किन चीजों को नहीं खाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर जो है दिया गया है कि किन चीजों को हम खा सकते हैं क्या नहीं खाते हैं, वो सब चीज, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आज से मैंने आपको बोला कि 5000-6000 साल पहले जो बच्चे हुआ करते होंगे, ठीक है, जो बच्चे हुआ करते थे वो किस तरीके से अपना पूरा दिन बिताते थे, ठीक है, स्कूल जाते थे नहीं जाते थे, खाना खाते थे नहीं खाते थे, गेम जैसे अगर आज के बच्चों की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं, पबजी है, ठीक है ना, पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, बहुत सारे गेम है, मोबाइल पे खेलकर अपना दिन निकाल सकते हो। लेकिन उस समय के बच्चे जो है वो किस तरीके से मनोरंजन के उस समय क्या थे, जैसे अगर बात करूं तो आज के बच्चे तो ठीक है टीवी वीवी हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं जिससे अपना पूरा दिन निकाल लेते हैं। लेकिन उस समय के बच्चे क्या करते थे, है, या फिर बात करें तो उस समय के पशुपालक यानी कि जो आज की कृषि की बात करें या उस समय की कृषि कैसे अपना जीवन यापन करते थे, है ना, और लोगों का खान पान क्या था, उसके बारे में, अतीत के बारे में हम लोग इन सब के बारे में जान सकते हैं कि उस समय के जीवन के बारे में पूरा विवरण इसके अंदर दिया हुआ है कि पशुपालक शिकारी ये सब किस तरीके से अपना जीवन बिताते थे, वो चीजें, ठीक है। तो ये आप 2 पॉइंट समझ गए होंगे, 2 पॉइंट्स में बस इतना ही समझना है कि लोगों का जीवन के बारे में, एक तो ये बताता है कि भैया उस समय के बच्चे हो गए, बड़े बुजुर्ग हो गए, ठीक है, शासक हो गए, है ना, और राजा महाराजा जो जिनको कहा जाता है वो हो गए, कि पशुपालक हो गए, ये अपना जीवन कैसे बिताते थे इसके बारे में सारा विवरण जान सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बनता है कि लोग कहाँ रहते थे, यहां से चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, मेन यही है। 2 में तो केवल इंट्रो दिया हुआ है कि लोग, एक तो अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं और दूसरा कैसे पता लगाए उसके बारे में। तीसरा पॉइंट यही है कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझ कर चलिएगा। देखिए लोग कहाँ रहते थे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट है आपकी किताब के अंदर ही दिया हुआ है, नर्मदा नदी के बारे में यहाँ पर विवरण मिला है, ठीक है, किसके बारे में है, नर्मदा नदी के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। आप सबसे पहले मैप देखिए, आपके सामने एक मैप आ रहा होगा, ठीक है, उसको आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है नर्मदा नदी के बारे में बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आप नर्मदा नदी देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि नर्मदा नदी एमपी के पास है, ठीक है, मैप में आपको दिख रहा होगा कि ये नर्मदा नदी कहाँ पर है, ये एमपी के पास है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये एमपी के पास है, लेकिन इस पॉइंट का मतलब क्या है कि लोग कहाँ रहते थे, तो इस पॉइंट का मतलब यही है कि यहाँ पर जो रहने वाले थे ना आरंभिक लोगों में से कुछ जो थे कुशल संग्रह थे, मतलब सबसे पहले, आप पहले मैप हटाता हूँ यहाँ पर, अब देखिए, ठीक है, नर्मदा नदी अभी आपने देखी होगी, नर्मदा नदी के पास जो रहने वाले लोग थे, मतलब सबसे पहले मानव जो मिला वो नर्मदा नदी के पास आप कह सकते हैं मिला, ठीक है। और यहाँ पर रहने वाले लोगों का ये मतलब है कि जो यहाँ पर लोग रहते थे वो यहाँ के जंगलों से परिचित थे, यहाँ से कुशल एक संग्रह के रूप में उनको माना जाता था, ठीक है।
मतलब सभ्यता, जो मानव सभ्यता वो यहाँ से स्टार्ट हुई नर्मदा नदी से। यहाँ पर कुछ लोग मिले, ठीक है। अब आपकी किताब के अंदर एक पॉइंट है कि यहाँ पर रहने वाले लोग एक कुशल संग्रह थे, यहाँ पर रहने वाले जंगलों से परिचित थे, ठीक है। मतलब इस यहाँ पर जो नर्मदा नदी के पास जो लोग रहते थे, जो यहाँ पर जंगल है उसको भली भांति जानते थे, ठीक है। इससे कुशल संग्रह से मतलब याद रखिएगा, जो यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। कुशल संग्रह का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे अगर बात कर लीजिए, एक दिल्ली में लड़का रहता है और एक यूपी में रहता है, ठीक है। अगर यूपी में रहने वाला लड़का अगर दिल्ली वाले लड़के से बोलेगा कि तू मुझे जो है यूपी घुमा, तो दिल्ली वाला नहीं घुमा सकता, क्योंकि वो जानता ही नहीं यूपी के बारे में, उसको क्या पता, ठीक है। लेकिन अगर यूपी वाला लड़का दिल्ली वाला लड़का यूपी वाले लड़के से बोल नहीं सकता कि तू मुझे दिल्ली घुमा, क्योंकि उसे नहीं पता। अगर यूपी वाला दिल्ली से बोलेगा कि तू दिल्ली घुमा, तो वो घुमा देगा, क्योंकि उसको इसके बारे में पता है। तो उसी तरीके से कुशल संग्रह का मतलब ये होता है कि जो उस समय यहाँ पर जो लोग रहते थे, ठीक है, जो भी लोग रहते थे वो यहाँ के जंगलों से परिचित थे, मतलब उनको पता था कहाँ पर खाना मिलेगा, कहाँ पर जंगली जानवर मिल सकते हैं, ठीक है। उस सब के बारे में यहाँ पर उनको पता रहता था कि कहाँ पर क्या है और कहाँ पर क्या नहीं है, ठीक है। तो एक तो आपको ये चीज याद रखनी है कि लोगों का जो रहना आरंभ मतलब पाया गया मनुष्य, वो नर्मदा नदी के पास पाया गया, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, ठीक है। आप एक बार मैप को और देखिए, यहाँ पर जो आप मैप देख रहे हैं इसमें आपको सुलेमान और किरथर पहाड़ियां देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ है इस समय, ठीक है। पाकिस्तान वाला जो इलाका आप देख रहे होंगे मैप के अंदर, यहाँ पर आपको किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां देखने को मिलेगी। और यहाँ से तात्पर्य ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व ही स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी जो फसलें थी ना उसका उपजाना आरंभ करा था, ठीक है। कब से, अब थोड़ा सा मैप को हटाते हैं, मैप को देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ये पॉइंट को याद रखिएगा। करीबन 8000 साल पहले की बात करी जा रही है, कितने की, 8000 साल पहले की आपसे जो है बात करी जा रही है। और ये बोला जा रहा है कि ये जो यहाँ पर जो पहाड़ियां थी, जो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां थी, यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों की बात हो रही है। स्त्री और पुरुष ने जो है चावल और गेहूं जैसी फसलों, गेहूं और जौ जैसी जो फसलें थी ना उसका, गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ करा था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां हैं वहां पर गेहूं और जौ जैसी फसलें मिली थी, ठीक है। और एक बार दोबारा से मैं आपको देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ठीक है, कि जो उत्तर में जो आप ये गोला देख रहे हैं, मध्य भारत में जो विंध्या पहाड़ियां हैं, ठीक है, पूरब मतलब उत्तर पूरब में आपको गोरा पहाड़ियां दिखेंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है मध्य भारत के अंदर जब आप आएंगे, मध्य भारत में आप मैप में देखिएगा विंध्या पहाड़ियां यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, ठीक है। ये जो विंध्या पहाड़ियां आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर ये बोला जाता है कि कृषि का विकास हुआ था और जहां पर सबसे पहले चावल उपजाया गया था वह स्थान विंध्या के उत्तर में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी, ठीक है, एग्जाम पूछता है एग्जामिनर इसको, तो याद रखिएगा। मैप को हटाते हैं और कृषि का जो विकास है वो कहां पर हुआ था, वो यहीं पर हुआ था, उत्तर पूर्व के अंदर बात करें तो वहां पर हुआ था, ठीक है। और जो विंध्या पहाड़ियां हैं वहां पर चावल का उपजाना आरंभ हुआ था। याद रखिएगा कि चावल का उपजाना कहां पर आरंभ हुआ था, विंध्या के अंदर हुआ था, विंध्या जो पहाड़ियां है ना वहां पर हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर हाँ, दूसरी चीज एक और याद रखिएगा कि मैंने आपसे बोला था कि जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां है वहां पर 800 साल पहले, मतलब 800 पहले वहां पर क्या हुआ था, वहां पर कृषि का विकास हो गया, मतलब वहां पर जौ और चावल, गेहूं और जौ की फसलें उगाना आरंभ कर देता है स्त्री पुरुष ने, ठीक है। दूसरा ये आता है कि जब गेहूं और जौ उगाना आरंभ कर दिया तो जाहिर सी बात है जानवरों की भी आवश्यकता पड़ेगी, पशुपालक जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने फिर धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर दिया था, गाय पालनी स्टार्ट कर दी थी, बकरी पालनी स्टार्ट कर दी थी, है ना। क्या पालनी स्टार्ट कर दी थी, गाय और बकरी पालना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसी के अंदर जो है और पॉइंट भी दिए हुए हैं, इसी के अंदर और भी बात करेंगे, और बात क्या करेंगे, और यहाँ पर ये भी कहा गया है। अब यहाँ पर जो है सिंधु और उसकी सहायक नदी के बारे में भी यहाँ पर बात करी गई है, मतलब उससे भी जो है यहाँ पर परिचय कराया जा रहा है कि सिंधु और सहायक नदी जो होती है वो क्या होती है, उसके बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। देखिए
सिंधु और सहायक नदी की अगर बात करेंगे तो उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंधु नदी क्या है? सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है, मतलब सिंधु नदी को सहायक नदियां भी होती है, लेकिन आपकी जो बुक में अभी हमको यहीं तक समझना है कि सिंधु नदी की सहायक नदियां क्या है और सहायक नदियां किसको कहा जाता है। मतलब सहायक नदियां वो होती है जिसमें काफी नदियां आकर जो है मिल जाती है, उसको कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इन्हीं नदियों के किनारे कुछ नगर थे जो फले फूले, कुछ नगरों का विकास हुआ, ठीक है, और उसी में से जो है एक गंगा नदी भी जो है वो कहां पर मिलती है? सिंधु नदी में आकर ही उसका जो है विलय हो जाता है, मतलब वो यहाँ पर आकर ही जो है मिल जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब सिंधु नदी की बात करेंगे तो लगभग 2500 वर्ष के पूर्व की इसकी यहाँ पर कहानी है टोटल, ठीक है, तो उसको भी जानेंगे। अब आपको पता है, अगर मैं आपसे गंगा नदी की बात करूं तो वहां गंगा नदी पर जो है आपको एक नगर फला फूला जिसका नाम था मगध। क्या नाम था? मगध इसका नाम था, याद सुना होगा ना। मगध अगर वर्तमान में बात करें तो बिहार वाली जगह है, ठीक है ना, तो बिहार वाली जगह मगध को जो है कहा जाता था। यहाँ पर एक नगर था जो कि बहुत ज्यादा फला फूला, काफी बड़ा एक साम्राज्य बना, साम्राज्य बनकर उभरा, ठीक है ना, और विशाल राज्य उसने स्थापित करा एक, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक जगह से दूसरी जगह में वो आते जाते रहे, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं कि लोग जो है वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, मतलब एक जगह से एक उपमहाद्वीप के दूसरे एक इधर उधर जगह पर क्यों आते जाते थे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बनता है कि एक महाद्वीप से ज्यादा दूसरे जगह पर क्यों आते जाते थे, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो देखिए, अगर पहले की बात करेंगे तो लोग जो है अपना मतलब चीजों को बेचने के लिए, हालांकि वो आज भी होता है, लोग जो उस समय राजा महाराजा होते थे वो दूसरे राज्यों पे कब्जा करने के लिए, ठीक है, जाते थे। आज वो चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आज भी वो चीजें हो रही है ना। तो इसी तरीके से जैसे पहले होता था उसी तरीके से आज भी है। लोग जाते क्यों थे? दूसरे का रीति रिवाज सीखने के लिए, खान पान के तरीके सीखने के लिए, क्योंकि अगर किसी चीज का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में चाय के बारे में बताया था, तो वो चाय का आविष्कार हुआ कैसे, मतलब चाय यहाँ पर भारत में कैसे आ गई, जबकि वो तो चाइना में हुआ था आविष्कार। तो लोग गए या वहां के लोग यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पर बताया आलू का उग जाना, आरंभ होना, वो सब कहां से हुआ? एक उपमहाद्वीप के दूसरे उपमहाद्वीप में जाने आने से, ठीक है ना। दूसरा आता है कि लोग ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि करते भी थे। जैसे अगर आज की बात करें, आप भी आज भी आप देखते होंगे कि इंडिया से ज्यादा, मैंने आपको करंट अफेयर में कराया था कि इंडिया से ज्यादा लोग अमेरिका पसंद करते हैं। भाई इंडिया से ज्यादा लोग कहां पसंद करते हैं? अमेरिका पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक तो इकोनॉमी तो चलो गिर रही है, यहाँ पर अभी कुछ ही एक दो दिन की पहले की न्यूज है कि इकोनॉमी यहाँ पर गिर रही है, लेकिन अगर बात करें एजुकेशन की, बेस्ट है। यहाँ पर बात करें कल्चर की, बेस्ट है, ठीक है। लोगों का ये कहना है, मतलब इंडिया से जो लोग अमेरिका जाते हैं उनका ये कहना है, ठीक है। तो उस समय भी कुछ लोग इसी तरीके से जो है आना जाना करते थे। आपकी किताब में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है, मैं आपको केवल उसका पॉइंट्स बता रहा हूँ कि उसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो उपमहाद्वीप में एक जगह से दूसरी जगह आने का तात्पर्य हमेशा यही होता है, या एक देश से दूसरी देश में जाने का तात्पर्य हमेशा यही होता है कि लोग जो है अपने काम काज के लिए, है ना, और उस समय कह लीजिए कि जो व्यापारी होते थे वो व्यापार करने के लिए जाते थे, पूरा मतलब एक पूरा ग्रुप बनाकर जो है वो उसके वहां पर जो है जाया करते थे, मतलब पहाड़ियों से, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी से तीसरी पहाड़ी। उस समय तो जाना भी बहुत मुश्किल होता होगा, है ना, आप कह रहे हो उस समय तो जाना भी, किताब में दिया हुआ है कि उस समय तो जाना मुश्किल होता था, लेकिन जो ठान लेता था वो चले जाता था और जो नहीं ठानता था वो नहीं जाता था, ठीक है ना। जैसे अगर एक बच्चा कोशिश करेगा कि यूपीएससी निकालना है तो यूपीएससी निकाल सकता है अगर चाहेगा, और नहीं चाहेगा तो 5-5 साल मेहनत करेगा, उसके बाद भी यूपीएससी नहीं निकलता। ये बात का जो है हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। लोग कहाँ रहते थे, क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान में हमेशा परिवर्तन करते रहते थे, वो भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है देश के नाम के ऊपर आपको बात करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होना, अगर आपको लगा कि कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे को पूरा आपको पैराग्राफ जैसा नहीं कराना है, मैं केवल आपको समझाने के उद्देश्य से समझा रहा हूँ कि भैया लोग, जैसे आप उपमहाद्वीप किताब के अंदर पढ़ेंगे, अब जितना मैंने आपको समझाया उतना आप समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पर ऐसा ऐसा बोला गया था सर के द्वारा, ठीक है। और ठीक है, नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नर्मदा नदी पर जो लोगों का रहना पाया गया, वहां पर जो है कुछ लोग बहुत ज्यादा ही मतलब इंटेलिजेंट हुआ करते थे, ये कह सकते हो, परिचित थे उस जगह से,
कहाँ रहना है, क्या करना है, वो सब चीजें, ठीक है। चावल को उपजाना याद रखिएगा, विंध्या पहाड़ियों पर इसका पता लगाया गया है, ठीक है। विंध्या पहाड़ी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कृषि का विकास हुआ, ये कहा जाता है, ठीक है। और 800 साल पहले, आज से जो है 8 साल पहले करीबन लोगों ने जो है गेहूं और जौ की फसल उगाना आरंभ कर दिया था। उसके बाद क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक ही जगह पर रहता था पहले मनुष्य, तो वहां की चीजों को खा के खत्म कर देता था, क्योंकि उसे उगाना नहीं आता था, उसको उगाने की प्रक्रिया नहीं पता थी, तो इसलिए वो खत्म कर देता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब सीखा तो उगाना आरंभ कर दिया, और फिर अब तो बढ़ी गया आगे, है ना। तो वो चीज है। चलिए अब इसका अगला पॉइंट समझ लेते हैं। अगला पॉइंट है कि देश का नाम इंपॉर्टेंट बनता है, कि देश के नाम का जो है किस तरीके से पता लगाया जा सकता है, या देश का नाम आखिर में क्या है और क्या नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आज के हम लोग जो एक मिनट इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अगर आज की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग काफी तरीके से भारत का नाम भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इस तरीके के नामों से जो है इसको पुकारते हैं। ये आपको पता ही होगा कि हम भारत को नाम को जो है, भारत को एक तो हम लोग भारत कहते हैं, ज्यादातर लोगों के मुंह से निकलता है भारत, ठीक है ना। ज्यादातर लोगों के मुंह से क्या निकलता है, भारत निकलता है, ठीक है। इंडिया निकल जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो है हम नाम का यूज करते हैं। हिंदुस्तान निकल जाता है, बहुत कहते हैं हिंदुस्तान भी वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह आती है कि ये भारत और इंडिया आखिर में पड़ा कैसे, कैसे इसका जो है मतलब बोला गया कि इस देश को भारत कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा। अगर बात करेंगे मुगलों के टाइम की, अगर बात करेंगे तो बाबर जब भारत आया था तो बाबर ने केवल जहां पर पानी हुआ करता था या जहां पर हरा भरा था उसी राज्य, उसी क्षेत्र को वो भारत कहता था, बाकियों को नहीं मानता था। मतलब दिल्ली, पंजाब, इन सबको वो क्या कहता था, भारत कहता था। पूरे विश्व को भारत वो नहीं मानता था। इसके ऊपर जो तात्पर्य है वो कुछ इसी तरीके का बना हुआ है, ठीक है। अब इंडिया शब्द की अगर बात करेंगे तो इंडस से निकला है। ये किससे निकला है, इंडिया जो शब्द है वो किससे निकला है, इंडस वर्ड से निकला है, जिसे संस्कृत में अगर मैं आपको बताऊं तो इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, इसे सिंधु कहा जाता है, ठीक है ना। इंडस का मतलब है, इंडस जो है उसका जो तात्पर्य मतलब इंडस शब्द जो है वो संस्कृत से निकला है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे इंडस से इंडिया का समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया मतलब इंडस आखिर में पड़ा कैसे है, इंडस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर एक वैसे तो पूरी कहानी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 2500 ईसा पूर्व की अगर बात करेंगे तो उस समय उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी और यूनानी थे उन्होंने जो है इस वर्ड का यूज करा था, ठीक है ना। किसका यूज करा था, आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। इस वर्ड का जो है यूज करा था, हिंदोस करके कहा था, और हिंदोस अथवा इंदोस करके उन्होंने वर्ड का जो है प्रयोग करा था, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें करीबन याद रखना है। और इसका जो है ना, एक मिनट एक चीज को और याद रखिएगा कि लगभग 3500 वर्ष पुराना जो हमारा ऋग्वेद है ना, उसमें भी इसका विवरण दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है अगले पॉइंट्स को समझते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जाने। तो अतीत के बारे में कैसे जाने, अब यहाँ पर एक पॉइंट था कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, और एक था अतीत के बारे में हम कैसे जाने। इसको मैं आपको फटाफट थोड़ा सा इसको वैसे ही समझ लेते हैं, क्योंकि आगे भी जब हम लोग और हिस्ट्री कवर करेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर भी आपको केवल इतना ही समझना है कि पुरातत्वविद के बारे में आपने सुना होगा, कौन होते हैं वो लोग, ठीक है। इसके ऊपर ये जो है ना, वो इसमें अतीत के बारे में कैसे जाना, उसमें किताब में यही दिया हुआ है कि पुरातत्वविद कौन होते हैं उसके बारे में। देखिए ये वो लोग होते हैं जो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि मुझे आप बताओ 2019-20 में क्या हुआ, आप इंटरनेट पे सर्च करके फटाफट बता दोगे, ठीक है। लेकिन आज से करीबन 5000 साल पहले जो लोग रहा करते थे, मैंने क्या कहा था, 5000 साल पहले जो लोग रहा करते थे वो कैसे पता लगाए। उस समय थोड़ी इंटरनेट होता था, उस समय थोड़ी था इंटरनेट, उस समय थोड़ी था गूगल, ठीक है, उस समय नहीं था यूट्यूब, है ना, उस समय कुछ नहीं था। उस समय कैसे पता लगाए, तो उस समय जो पुरातत्वविद होते थे वही इस चीज का पता लगाते थे, ठीक है। कैसे, कौन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हर चीज से पता लगा सकते हैं। जैसे कहीं पर पत्थर के अवशेष मिल गए, उससे पता लगा लिया, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं अशोक का स्तंभ है तो ठीक है, लेकिन किसने बनवाया कैसे पता लगा, क्योंकि अशोक के द्वारा लिखे गए कुछ अवशेष है, उसने पत्थरों पे कुछ उत्कीर्ण करवा रखा है जिसके द्वारा पता चल जाता है, ठीक है। वो इन्हीं लोगों ने पता लगा, पुरातत्वविद जो होते हैं वो इन्हीं चीजों का पता करते हैं। ताम्रपत्र जिसको बोला जाता है, उस पर पांडुलिपियां, सबसे पहले जो मिलने वाली चीज है वो है पांडुलिपियां। पांडुलिपियों के थ्रू ही जो है पता लगाया गया था कि जो है क्या होता है, चीजों का पता लगा था। जो हमारे वेद लिखे हुए हैं, ठीक है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, वो सारे किस पर लिखे हुए हैं, वो
पांडुलिपियों पर ही लिखे हुए हैं, उसी पर जो है पूरी तरीके से उत्कीर्ण है। ठीक है, अब वो पांडुलिपियां आज से बहुत ज्यादा खराब भी हो चुकी है और कुछ बची हुई भी है। ठीक है, बाद में उन्हें तो कागज का जब आविष्कार हुआ तब जाकर उनको लिखना आरंभ करा लोगों ने। ठीक है ना, तो याद रखेगा कि पुरातत्वविद वही होते हैं जो किसी भी अवशेष, अब जरूरी नहीं है पांडुलिपियों पे लिखा गया इतिहास ही मिला है, बहुत सारे पत्थरों पर लिखा हुआ इतिहास मिला है ना, पत्थरों पर मिला है, पांडुलिपि पर मिला है। ठीक है, और कई कई तो जो राजा महाराजा जब उस समय के, फिर जब सुल्तान उल्तान आ गए तो उन्होंने जो है दीवारों पर लिखाना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ लिखवाना जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो पुरातात्विद वही लोग होते हैं। याद रखिएगा कि जो अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, तो आप हमेशा यही बताएगा कि बहुत सारे अवशेष, जैसे पांडुलिपि हो गई, पत्थर हो गए, ठीक है, सिक्के हो गए, ठीक है, इनसे पता लगाया जा सकता है। दूसरा अगर बात करें तो क्या कहते हैं, सिक्के तो हो ही गए, दूसरा जो महल, मतलब उस समय राजा महाराजा जो अपना महल वहल बनवा लेते थे, उनके थ्रू भी आप पता लगा सकते हैं, उनके थ्रू भी यही लोग पता लगवाते थे किस तरीके से। ठीक है ना, पांडुलिपि एक सबसे इंपॉर्टेंट है, पांडुलिपि को याद जरूर रखिएगा, वो होती है। अब आप पूछेंगे सर पांडुलिपि क्या होती है, तो एक भुज नाम का पेड़ होता है, वो याद रखिएगा, भुज नाम का जो है एक पेड़ होता है, और उसकी छाल को, मतलब उसको उतार के उसकी छाल से बनाया जाता है, फिर जो है मैं आपको चलो इमेज ही दिखाता हूँ, इमेज देख लो, इस तरीके का होता है ये। ठीक है, और इसी पर जो है लिखा हुआ लिखावट होती है। अब ये जो है लकड़ी के उससे बनाया जाता था, भुज करके एक पेड़ होता था, उससे बनाया जाता था, तो काफी ये नष्ट हो चुकी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इतिहास को हम बहुत सारी चीज, सिक्कों से, ठीक है, दूसरा पांडुलिपि से, पत्थर से, जिस पे भी अवशेष मिल जाए वहां से पता लगा दिया जाता है कि ये समय, ये उस समय का था, उस समय ऐसे राजा महाराजाओं ने लिखवाया था। ठीक है, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। लास्ट का पॉइंट बचा है अतीत एक या अनेक। अब इससे क्या तात्पर्य है, इसको भी समझते हैं कि अतीत एक या अनेक से क्या होता है। देखिए, अगर कभी भी इतिहास जानना है, राजा महाराजाओं के बारे में जानना है, तो आपको भर भर के मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर कभी भी आपको इतिहास जानना है या राजा महाराजाओं के बारे में जानना है, तो आपको भर भर के मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि किसान के बारे में बताओ, तो आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक किसान के बारे में बताओ आज से 5000 साल पहले, तो आपको नहीं पता। अगर मैं आपसे बोलूंगा राजा के बारे में बताओ, तो आप फट करके बता दोगे। ठीक है, तो एक या अनेक का मतलब यहाँ पर इसी बात पर जो है निर्भर करता है। इसको बहुवचन भी किताब के अंदर बोला गया है, बहुवचन है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय के राजा महाराजाओं का इतिहास, आज के समय भी यही है कि अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति है, तो आपका कोई इतिहास नहीं है, कोई नहीं जानता, आपके घर में 5 फैमिली के अलावा आपको कोई नहीं जानेगा, 5-6 जो भी फैमिली होगी उसके अलावा। लेकिन अगर आप एक प्रधानमंत्री हैं, पीएम है, तो आपको पूरा देश जानेगा। ठीक है, अगर आप सीएम हैं तो आपको एक पूरा राज्य जानेगा, अच्छा काम करोगे तो पूरा देश भी जान सकता है। ठीक है, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हैं तो आप जहां भी जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वहां पर आपको जाना जाएगा। अगर आईएएस में भी अगर आप एक टॉपर बनते हैं तो पूरा देश आपको जानेगा। ठीक है ना, तो आपका क्या हो रहा है, एक तरीके से इतिहास रखा जा रहा है कि हाँ उस समय का ऐसा हुआ करता था। मोदी जी इतने फेमस हो गए, उनके बारे में पूरा इतिहास आने वाला समय पूरा पड़ेगा, है ना। लेकिन हम लोगों के बारे में, आप लोगों के बारे में कोई पढ़ेगा नहीं। तो जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे ना, वो अपने बारे में किताबें छपाया करते थे, अपने बारे में पूरा विवरण रखते थे, कितने बच्चे पैदा करे, कहाँ कहाँ पर जीत हासिल हुई, कितनी बीवियां थी, वो सब। लेकिन जो किसान हुआ करता था, या उस समय के व्यापारी हुआ करते थे, या उस समय के लोग जो भी शिल्पकार मान लीजिए वो हुआ करते थे, वो कोई भी उनका विवरण देखने को नहीं मिलता है। तो एक या अनेक के मतलब यही आती है, एक या अनेक से यही है कि राजा महाराजाओं के बारे में तो भर भर के मिल जाएगा, सुल्तानों के बारे में भर भर के मिल जाएगा, लेकिन किसान, छोटे जो आदमी होते हैं, छोटे जो लोग होते हैं, उनके बारे में कोई भी विवरण, कोई भी जो है किताबों में नहीं दिया है। हाँ, किसान हुआ करते थे, खेती हुआ करती थी, इतना मिल जाएगा, उससे आगे कुछ भी नहीं मिलता था। रीति रिवाज सबके अलग हुआ करते थे, राजा महाराजा एक अलग ही रीति रिवाज से चलते थे, क्योंकि वो जो राजा है तो वो तो अपना अलग ही जीवन जिएगा और किसान अपना अलग ही जीवन जिएगा। ठीक है, तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना, और दूसरा आपके इसमें तारीख के बारे में भी एक बुक के अंदर दिया हुआ है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टार्टिंग से, या जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको काफी कंफ्यूजन होती है कि बिफोर क्राइस्ट जो होता है, यानी कि बीसी का यूज काफी बार करा जाता है। तो याद रखिएगा, जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले वाले समय को, यानी कि आज से 2000 साल पहले के अगर समय को अगर मिलाएंगे तो उसे बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के आगे वाला समय को जो है उसको हम लोग सीधा गिनते हैं और पीछे वाले समय को उल्टा गिना जाता है। ठीक है, बहुत बार कंफ्यूजन होती है ना आप लोगों को कि सर पीछे वाले को, पीछे मतलब जो होता है उनको बिफोर क्राइस्ट, जैसे
अगर किसी को आपको बोला जाए, है ना, तो पीछे का समय जो होता है, मतलब ईसा मसीह के पीछे वाला समय जो होता है उसे बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, और उसके आगे वाला समय को ही जो है हम लोग साल के मतलब कंटिन्यू गिनते हैं, सीधा गिनते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा, ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई वीडियो आज की नहीं देखी तो उसे जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, मैं फिर बोल दूं कि आपकी जो है ज्योग्राफी वाली क्लास आने वाली है, तो उसके लिए भी जो है आप तैयार रहिएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। कोई आपको डाउट लगाओ, कहीं पे लगाओ कि नहीं समझा है, तो उसे कमेंट में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।